हेलो दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर 2 जो है स्पेक्ट्रम का वो बताने वाले हैं। तो इसमें जो है आपको जनरली हम क्या बताएंगे कि जो अप्रोचेज रहा हिस्टोरियन का, डिफरेंट डिफरेंट जो आए हिस्टोरियन, वो उनका क्या अप्रोच रहा हिस्ट्री का, जो राइटिंग्स या जो भी कलेक्शन कंपाइलेशन रहा बुक्स का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। बहुत सारा बुक पढ़ते होंगे, बिपिन चंद्रा का बुक पढ़ते हैं जैसे, या ये राजीव अहिर का बुक पढ़ते हैं आप, जो हम अभी बता रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह के सजेशन देते हैं। आप जनरली देखे होंगे जो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा जानते होंगे ना, वो लोग बोलेंगे, कोई बोलेंगे इससे पढ़ लो, कोई बोलेंगे उससे पढ़ लो। तो इसका मतलब बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर का हैं, और हर एक राइटर ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में वो मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेंट को कंपाइल किए हैं। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उनका सोच होता है, वो किस तरह से किससे इफ़ेक्टेड हैं या किससे प्रभावित हैं, उससे उनका जो है वो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन जो है अफेक्ट होता है, और उसी इम्प्रेशन में वो जो बुक्स है उसको लिखते भी हैं। लेकिन हम लोग एज ए स्टूडेंट को क्या है कि एज ए न्यूट्रल सारे चीज़ को समझना है कि वो यदि ब्रिटिश काल का कोई जो है राइटर है और वो ब्रिटेन का है, अंग्रेज है, तो ऑफ कोर्स वो जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा होगा वो उनके फेवर में ही लिखा होगा कि वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे और इंडियन लोग उस तरह लायक नहीं थे, वो लोग अनपढ़ थे, गंवार थे। इस तरह से उन्होंने उनको सुधारा, रेल ट्रैक बनवाए, ये किए उनके सुधार के लिए, और कहीं ना कहीं जाकर 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को स्ट्रीमलाइन करवा के वो हम लोग को गए कि अब आप लोग संभालिए इसको, पहले हम संभाल नहीं पा रहे थे। तो ऐसा हम लोग थे नहीं, हम लोग बहुत ऑलरेडी एडवांस थे उनसे, लेकिन पता नहीं उनको क्या लगता था, एक्चुअली उनका मकसद कुछ और था। ठीक है, और जो मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हुए हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें तो जस्ट पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट अप्रोच है, मेजर अप्रोचेज जो है इस चैप्टर का पूरा टाइटल ही है कि मेजर अप्रोचेज टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मेजर अप्रोच में आप देखेंगे कॉलोनियल अप्रोच रहा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनलिस्ट अप्रोच रहा, मार्क्सिस्ट अप्रोच रहा, सबअल्टर्न अप्रोच रहा, कॉम्युनलिस्ट अप्रोच रहा, कैम्ब्रिज स्कूल वाला जो था वो न कहीं कहीं वो भी रहा, उसके बाद लिबरल नियो लिबरल वाला अप्रोच रहा, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी वाला अप्रोच भी रहा। तो ऐसे करके ये जो आपके 6-7 अप्रोचेज हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यहीं से हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, और ये क्या है आपका मेंस वगैरह में आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव में तो ऑफ कोर्स यदि आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मेरा मकसद केवल प्रीलिम्स नहीं है, आपको जो है इंटरव्यू वगैरह में बहुत बढ़िया से आप आंसर कर पाएँ यदि कोई लोग कुछ पूछता है तो, और मेंस में तो लिख ही पाएँ। प्लस ऐसा केवल पढ़ाई करके केवल जॉब लेना ही आप मकसद मत रखिएगा। ये सब जो चीज़ें हैं जो कोई एक एक्सपीरियंस टीचर आपको बता रहा है, तो समझिए आपको ज़िंदगी भर डे टू डे लाइफ में भी अप्लीकेबल कहीं ना कहीं हो जाती है। हिस्ट्री मतलब आपका एक जो पहले का एक्सपीरियंस रहा है उसमें एक एड ऑन वैल्यू कराया जाता है कि पहले आप इससे वाकिफ़ रहिए, ताकि आप जब करें तो किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, कैसे काम करने हैं। ऑलरेडी पहले हिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे किए। ठीक है, इसीलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। कोई लोग पूछता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगी जब ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो, कि हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है। किसी खास करके ये यूपीएससी में इतना अच्छा जो सिलेबस ऐड किया गया है सिविल सर्वेंट के लिए, तो सिविल सर्वेंट को आखिर ये यूपीएससी में हिस्ट्री, लोग बोलते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ने दे दिया है, जो काम है वो जस्ट पढ़ाओ, उससे टेस्ट लो। जी नहीं, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्यों ऐड किया गया है। इसका बहुत सारे कारण हैं, एक्सपीरियंस खास करके ऐड होता है इससे। चलो हम लेट नहीं करते हैं, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर जो हम इसको करते जाएंगे, और हम स्पेक्ट्रम को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम आपका एक कंप्लीट कंपाइल्ड बुक है, और इसमें सारे स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी कोई भी एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के हमको लगता है सफिशिएंट बुक है। आप एक बुक पे फोकस रहो, 4-5 बुक पे मत अटको। ऐसे जिनकी जो मर्जी हो आप करो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे बेस्ट बुक हमें नहीं लगता कोई है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चैप्टर से। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा, वो है हिस्टोग्राफी। ठीक है, हिस्टोग्राफी मतलब होता है कि जो स्टडी करते हैं
हिस्ट्री का, उसका जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है वो कैसा रहा। हर एक लोग का स्टडी करने का और उसका इंटरप्रिटेशन करने का जो है तरीका वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हम अलग तरीके से पढ़ सकते हैं इसी बुक्स को, आप हो सकता है अलग तरीके से पढ़ सकते हैं इसी बुक को, दूसरा लोग इसी बुक को अलग तरीके से पढ़ सकता है, जो क्लास 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, या कोई मास्टर डिग्री कर रहा हो, या कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो 10-15 साल ऑलरेडी काम कर लिया हो, उसके बाद वो पढ़ा रहा हो इसको। तो हो सकता है कि सबका समझ अलग अलग हो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उसी का इंटरप्रिटेशन जब वो एक्सपीरियंस आप में आ जाएगा तो इंटरप्रिटेशन आपका अलग हो जाता है, उसका व्यू और नज़रिया पढ़ाने का या पढ़ने का अलग हो जाता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसी को बोलते हैं, उसी के स्टडी को, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के स्टडी को क्या बोला जाता है? हिस्टोग्राफी। ठीक है, तो हम आज हिस्टोग्राफी ही एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमें समझना है ना, ब्रॉडली क्या कि जो अप्रोच रहा, मेजर 4 अप्रोच जो रहा, कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न, ये 4 अप्रोच था। क्या ये है? ये अप्रोच जो बोल रहा है पहले चैप्टर में डाल दिया आपका जो है आपका स्पेक्ट्रम में कि 4 अप्रोच जनरली है जिससे कि हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया गया है ना। हिस्टोग्राफी में यही 4 मेन देखा गया। तो ये क्या है? तो सबसे पहले कॉलोनियल है। तो चलो कॉलोनियल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है, क्योंकि ये सब क्या है कि ये सब कहीं ना कहीं क्या है, इन्फ्लुएंस्ड किया है। ये सब अप्रोच क्या किया है, मॉडर्न इंडिया को लिखने में इन्फ्लुएंस किया है राइटर को। ये सब अप्रोच, कॉलोनियल मतलब जो अंग्रेज के साथ वाले लोग थे, नेशनलिस्ट मतलब इंडिया वाले के साथ जो थे, मार्क्सिस्ट जो मार्क्सवादी पार्टी वाले जो आइडियोलॉजी के थे, सबाल्टर्न। तो ऐसे करके आप देखेंगे, और केवल इतना 4 ही नहीं है, और भी हैं अप्रोच। कम्युनलिस्ट है, कैम्ब्रिज है, लिबरल है, न्यू लिबरल, आपको फेमिनिस्ट, ये सब भी आगे पढ़ने को इसी चैप्टर में है, लेकिन मेन आपको ये 4 भी पढ़ना है। लेकिन मैं क्या करूँगा, सारे जो है अप्रोचेज सारे पे मैं ब्रीफ दे दूंगा आपको, एक बेसिक समझ आपकी बहुत अच्छा हो जाएगी, जिस पे आप किसी से भी तर्क वितर्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहला अप्रोच जो है कॉलोनियल अप्रोच, इसके बारे में देखते हैं। तो कॉलोनियल अप्रोच में बोला गया, ये जो कॉलोनियल अप्रोच बताया गया, इसमें बताया गया कि इसका जो हिस्टोग्राफी किया गया कॉलोनियल वाले लोग के थ्रू, जो हिस्ट्री लिखा गया है, वो तो बस विच वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल आइडियोलॉजी, उनका डोमिनेशन से, क्योंकि उन्हीं के लोग लिखे हैं, है ना, ये तो उन्हीं के लोग लिखे हैं, इंडियन लोग थोड़े लिखा है, ये कॉलोनियल आइडियोलॉजी था, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसमें देखो नाम आएगा, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटेन बाय जेम्स मिल, माउंट स्टॉर्ट, एल्फिस्टन, बेंसिट स्मिथ, ये वी स्मिथ, ये सब क्या है? सब अंग्रेज हैं ये लोग। और ये लोग क्या इंडिया के फेवर में लिखेंगे? जी नहीं, सब लोग गाथा गाए हैं ब्रिटिश के बारे में। ये लोग का मेन मकसद था कॉलोनियल की ग्लोरी करना, कि हाँ हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं ना। डिजायर फॉर डोमिनेशन, हम लोग डिजायर करते थे, किसके लिए? डोमिनेशन के लिए। जस्टिफिकेशन दिए हैं वो कॉलोनियल रूल का, ये सब हिस्ट्री में लिख के, ठीक है, कि हम बहुत अच्छे थे, है ना। सच हिस्टोरियन वर्क्स वेयर क्रिटेज, है ना, वो क्या किए हैं, इसी पे इंडिजीनियस सोसाइटी जो हम लोग का था, जो भारत का अपना सोसाइटी था, उसी पे देखिए क्रिटिसाइज कर दिए हैं कि हम लोग का कल्चर जो था, सोसाइटी था, बहुत क्या था, एकदम बहुत पिछड़ा हुआ था। और वो लोग क्या किए, हम लोग को पश्चिमी सभ्यता सिखाए हैं। सीख लीजिए पश्चिमी सभ्यता, यही वो लोग किए हैं। अब ये लोग का हिस्ट्री पढ़ के आप क्या कीजिएगा? ये आपको पढ़ना नहीं है, इसकी हिस्ट्री कभी मत पढ़िएगा। इसकी हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री में जस्ट इतना ही स्थान रहता है कि उनका एक अप्रोच ऐसा था जो हम लोग को नीचा दिखाए, और कुछ नहीं है उसका। ठीक है, इंडिया व्यू एज ए स्टैंजेंट, है ना, स्टैगनेंट सोसाइटी विच रिक्वायर्ड गाइडेंस फ्रॉम, देखो तो वो बोल रहा है कि स्टैगनेंट थे हम लोग, मतलब बस हम लोग मैंने एकदम एक तरह से बिखरे पड़े थे, हम लोग को उनका गाइडेंस चाहिए था, है ना, वाइट मैन का।
और हम उनके लिए कि तो बोझ बन गए। देखो तो वाइट मैन्स बर्डन, उन लोग ने ऐसा लिखा है कि हम उनके लिए बर्डन थे, हम लोग को गाइडेंस के लिए उनको बहुत काम करना पड़ा, है ना। और जो हमारे लोग थे वो फिट फॉर रूल नहीं थे, हम लोग के ऊपर जो रूल चाहिए था उसके लिए कम से कम ब्रिटिश लोग चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो बोल रहा है कि फिट फॉर रूल जो थे वो नहीं थे, वही थे। देखो लाइन बढ़िया से पढ़ो। द नोशन ऑफ सोशल डार्विनिज्म, द इंग्लिश कंसिडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर टू द नेटिव। हम लोग नेटिव थे तो बोल रहा है कि हम उनसे सुपीरियर थे, कौन? ब्रिटिश लोग। एंड दे आर फिट टू रूल, वो लोग फिट थे रूल के लिए, है ना। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग पैक्स ब्रिटानिका टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू, है ना। पैक्स ब्रिटानिका मतलब होता है एक तरह का पीस, ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे पीस लाया गया, शांति लाया गया। सोचो ऐसे थे। तो बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कॉलोनियल का मतलब आप सीधा समझ जाना, कोई अंग्रेज का नाम वहाँ पे लिखल रहेगा, समझ जाना कि कॉलोनियल अप्रोच वाले लोग थे, बस और कुछ नहीं। चलो नेशनलिस्ट, मेन आप हम लोग को ये नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ना है। नेशनलिस्ट अप्रोच जो था हम लोग का, वो मेन था कि वो लोग हमारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की ग्रोथ के लिए काम किए हैं। हमारे देश में जो हिस्टोग्राफी इनके बारे में देखा गया उसमें लिखा गया कि ये इंडियन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किए हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट। उन्होंने बोला कि नहीं हमारे लोग जो थे वो देशभक्ति का बहुत अच्छा परिचय दिए हैं, और उसी का व्याख्यान इन्होंने किया है कि हम लोग की आज़ादी जो मिली है उसके पीछे बहुत सारा जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये लोग इस पर फोकस किए हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, आप इसमें देखेंगे तो आर.सी. दत्त, के.टी. तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, एम.जी. रनाडे हैं, है ना। उसके बाद जी.भी. जोशी, आर.सी. दत्त, जितने भी इंडियन नाम आपको जनरली मिलेंगे ना, वो आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सब क्या हैं, सारे जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आपको, है ना। ये देखो आर.सी. मजूमदार, ताराचंद नोटेड नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, ठीक है। तो नेशनलिस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने का है नहीं। इट शुड बी नोटेड दैट नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ऑफ मॉडर्न इंडिया डिडंट एग्जिस्ट बिफोर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी नोटेड दैट नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ऑफ मॉडर्न इंडिया डिडंट एग्जिस्ट बिफोर। मतलब जब हम लोग की आज़ादी मिली थी उसके पहले ये लोग हिस्टोरियन नहीं थे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, क्योंकि उस समय तो ये इन्वॉल्व ही थे उस काम में, ठीक है। उसमें ये बेचारे क्या हिस्ट्री लिखेंगे, इनको तो फुर्सत ही नहीं थी उस समय उनसे लड़ने से और लोगों को मोटिवेट करने में कि चलो हमको ये करना पड़ेगा तब ये लोग बाहर भागेंगे, हमें आज़ादी मिलेगी। इसके बाद बने हैं, तो इसीलिए ये लाइन लिखा गया है कि उस समय वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। बिफोर 1947 नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी मेनली डील्थ विथ एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड। उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसके पहले वाले जो रिकॉर्ड थे उन्हीं से डील कर रहे थे वो। लास्ट क्वार्टर, मतलब लास्ट क्वार्टर का मतलब कहने का मतलब है कि जब आया 1875, 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर का मतलब 1875 के बाद वो लोग क्या हुए कि साइंटिफिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म, है ना। उसके बाद उन्होंने एकजुट दिखाए और उसके बाद आप देखेंगे कि 1885 में आईएनसी वगैरह बना, ठीक है। तो वो लोग एकजुट हुए। बाद में 1947 के बाद ये लोग बुक्स वगैरह लिखे हैं जो हम लोग मॉडर्न इंडिया जैसे पढ़ते हैं आजकल। अब बिपिन चंद्रा का बुक पढ़ते होंगे, या अभी ये भी जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्या नाम है, राजीव अहिर का ये स्पेक्ट्रम, ये सब बुक्स सारे जो आए हैं आपके 1947 के बाद आए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मार्क्सिस्ट एक अप्रोच आया है, एक तो आपने पढ़ा कॉलोनियल, ठीक है, एक कॉलोनियल
उसके बाद कॉलोनियल के बाद दूसरा आपने पढ़ लिया, कॉलोनियल पढ़ा है आपने, उसके बाद दूसरा नेशनलिस्ट पढ़ लिए, नेशनलिस्ट। अब आया मार्क्सिस्ट वाला। अब मार्क्सिस्ट वाला में देखिए क्या होता है। मार्क्सिस्ट में जो है आपको जनरली जो नाम देखने को मिलेगा उसमें आप एक रजनी पालमे का नाम देखते हैं, ठीक है। इनका एक इंडिया टुडे जो है नाम का बुक था, और एक और आएगा आपका AR देसाई का सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये दो को जो बुक है, इंडिया टुडे और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, AR देसाई और ये रजनी पालमे दत्त, ये जो हैं ये एक्चुअली आप एक तरह से देखें तो ये 1940 में ही पब्लिश हो गया था इंग्लैंड में। अब देखिए इंग्लैंड में हुआ है, आज़ादी के पहले ही हुआ है, उसके बाद आज़ादी मिला, उसके बाद इंडिया में भी पब्लिश हुआ। AR देसाई का एक बुक था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये आज़ादी के बाद पब्लिश हुआ है ना। तो ये लोग जो थे ये मार्क्सिस्ट राइटर कहलाए हैं। क्यों कहलाए हैं उसका देखिए कारण यहाँ पे लिखा, क्लियरली सी द प्राइमरी कंट्राडिक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर एंड सब्जेक्ट पीपल एज वेल प्रोसेस ऑफ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। फुल नोट ऑफ इनर कंट्राडिक्शन। अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया में जो लोग थे उनमें तो कंट्राडिक्शन था ही, है ना। उसमें आप खास करके इनका देखेंगे ना, रजनी पालने, तो इन्होंने जो लिखा है सोशल स्ट्रगल चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दे टेंड टू सी नेशनल मूवमेंट एज ए स्ट्रगल ऑफ बोर्गियस मूवमेंट, है ना। अब बोर्गियस इफ नॉट द बोर्गियस मूवमेंट एंड मिस द ओपन इंडेड एंड ऑल क्लास कैरेक्टर। नोटेड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हु मेड ए क्रिटिक RP दत्ता पैराडमी इज। अब यहाँ पे मार्क्सिस्ट वाले लोग जो एक्चुअली हैं उनका मेन जो था ना फोकस था कि कंट्राडिक्शन रहा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन रहा कि इंटरेस्ट जो है कॉलोनियल मास्टर्स का और नेटिव सब्जेक्ट में, इस पे लोगों का कंट्राडिक्शन रहा। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये लोग नेटिव सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, जो हम लोग का जो मेन प्रॉब्लम था उस पर फोकस कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं वो हम लोग पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो उनका अपना काम था, वो अपना कर रहे थे। तो इनका जनरली मार्क्सिस्ट लोग का अपने ही में कंट्राडिक्शन दिखा है, ठीक है। ये लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट चल रहा है वो हमारे लिए कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं हमारे सब्जेक्ट मैटर से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने लिए कर रहे हैं। तो इनका जो मार्क्सिस्ट अप्रोच था उसका मेन फोकस था प्राइमरी कंट्राडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स एंड नेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। इट ऑल्सो टेक नोटिस ऑफ इनर कंट्राडिक्शन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो ये भी बोले हैं कि हमारे जो इंडिया की जो सोसाइटी थी डिफरेंट मास का, चाहे ज़मींदार वर्ग का हो या एलिट क्लास का हो, है ना। तो उनके अंदर भी जो था या जो सोशल फोर्सेस था वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक दूसरे को मिलने नहीं दिया, एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट रहा। सोशल जो हमारी सोसाइटी थी, है ना, हमारी सोसाइटी में वो कोई भी सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी ये है उच्च वर्ग का, एक निम्न वर्ग का, एक ज़मींदार है मान लो, एक कोई और सोसाइटी है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक मराठा है, ऐसे जितने भी थे ये आपस में कभी इंटीग्रेट नहीं हुए, ठीक है। कृषक वर्ग हैं ज़मींदार से, और ज़मींदार जो है मिल गया कहीं जाके अंग्रेज़ से, तो अंग्रेज़ बोल रहा है कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं,
अंग्रेज जबकि ले जा रहा अपना लिए, वो जितना भी ज़्यादा करके ज़मींदारी टैक्स वसूल करके जितना ज़्यादा पहुँचाए उधर। तो मेन इसी में कंट्राडिक्शन रहा उन लोग का। वो लोग बोले कि ये लोग आपस में पहले पड़े हुए थे, प्लस इनको ये जो था अंग्रेज लोग, ये लोग सोच रहे थे कि हमारे मैटर पे काम कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं, ये लोग जस्ट इनसे जितना सामान खींचना था खींच के अपना रॉ मटेरियल, वो सीधा रॉ मटेरियल भी चाहे वो नकदी फसल जैसे नील वगैरह की खेती वेती करवा के, या जो जूट वगैरह कपास वपास और जो टैक्स कलेक्ट करके उसको सीधे पहुंचाना था। तो इसी में मार्क्स वाले लोग थोड़ा फोकस किए हैं। सवल्टर्न वाले लोग में रंजीत गुहा का नाम आता है। 1980 में ये देख रहे हैं कि आप बता रहा है कि चालू हुआ सवल्टर्न। सवल्टर्न में क्या है, दे पॉइंटेड आउट दैट द इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम कुड नॉट सीन इन टर्म ऑफ क्लास एलोन, है ना। कैपिटलिज्म इन द कंट्री वाज जस्ट nascent of the time. This school seem nationalism as exploitative, देखो, in terms of caste, gender, religion। अब बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म जो था उसमें एक तरह से एक्सप्लॉइट किया। ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो उसमें थे, ये सवल्टर्न वाले, वो बोल रहे हैं कि इंटायर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी एज द एलियस्ट, जो एलीट क्लास में थे और जो कॉमन मास था उसमें बायसनेस देखा गया है। एलीट क्लास वाले जो है कॉमन मासेज का एक्सप्लॉयटेशन किए हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये लोग सवल्टर्न वाले बोल रहे हैं कि आपस में ही कन्फ्लिक्ट था। एक उच्च वर्ग थे, एक निम्न वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग क्या किए कि जो दबे कुचले लोग थे उनका ही शोषण किया आपस में। तो ये रंजीत गुहा जो हैं ये सवल्टर्न अप्रोच वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं बताया गया। सवल्टर्न मतलब हमारी सोसाइटी में ही एक अपर क्लास एलीट क्लास रहा, एक कॉमन मासेज रहा, दोनों में ही कन्फ्लिक्ट चलते रहा। एक दूसरे ऊपर वाले लोग नीचे वाले का शोषण किए, अपनी फ़ायदा निकाले, इसके बारे में ये बोला गया। उसके बाद आता है कम्युनलिस्ट अप्रोच। अब कम्युनलिस्ट वाला में बोला गया कि यहाँ पे फिर वही है कि यहाँ पे बोला गया कि दो मेन ग्रुप था यहाँ पे लड़ने झगड़ने वाला, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया है लोग, है ना। हिंदू और मुस्लिम जो है परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप इन्होंने बताया, और उनका मेन इंटरेस्ट था कि जो है कि अपने एक दूसरे के इंटरेस्ट को ही देखना। मुस्लिम लोग अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे उस समय, जो भी हो रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में, जो भी लिखे हैं वो अपना देखे, और जो यदि आप देखेंगे कोई हिंदू राइटर यदि अपने हिसाब से लिखें तो हिंदू को ही फोकस करके लिखें। और मोहम्मद अली जिन्ना वाले पार्टी वाले कोई लोग होंगे तो मुस्लिम को ही फोकस करके और अपना लिखे होंगे हिस्ट्री। तो एक कम्युनलिस्ट अप्रोच कहने का मतलब कम्युनल हो जाना, है ना, किसी पार्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रख के हिस्टोग्राफी किसी हिस्ट्री को लिखना, ये हुआ आपका कम्युनलिस्ट अप्रोच। तो अभी तक हमने कॉलोनियल देख लिया है। कॉलोनियल में आपने देख लिया, एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ। कॉलोनियल वाले में हमने क्या देखा कि जो अंग्रेज़ के फेवर में थे। उसके बाद हमने देखा नेशनलिस्ट वाला। नेशनलिस्ट में देखा कि ऑफ कोर्स जो नेशनलिस्ट थे जिनकी हिस्ट्री चालू हुई आज़ादी मिलने के जस्ट बाद, मार्क्सिस्ट बताया कि आपस में कन्फ्लिक्ट दिखाए वो लोग खुद ही, ठीक है। उसके बाद सवल्टर्न वाले बोले कि नहीं, एक जो था उच्च वर्ग था, एलीट क्लास, एक कॉमन मास था। सवल्टर्न वाले बोले कि यही दोनों अपने इंटरेस्ट में जो है एक दूसरे पे का शोषण करते रहे। कम्युनलिस्ट वाले ऑफ कोर्स यही जो अभी करंट चल रहा है इसमें कि हिंदू वर्ग वाले अपने हिसाब से लिखे, मुस्लिम वाले अपने हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में काम किए, ठीक है। इसके बाद आता है तो कैम्ब्रिज अप्रोच में जो है आपका, आप देखिएगा कि इसमें जो है इंडियन नेशनलिज्म को बोला कि ये एक प्रोडक्ट था। कैसा प्रोडक्ट था, तो ये ब्रिटिश से फ़ायदा लेने के लिए, अपना फ़ायदा सेल्फ लेने के लिए उन्होंने अपने आप को नेशनलिज्म जैसा सेंटिमेंट वहाँ पे दिखाया लोगों में, और उनसे अपना ही फ़ायदा लिया। फॉर देम इंडियन नेशनलिस्ट लीडर वेयर इंस्पायर्ड बाय ग्रीड ऑफ पावर। वो बोल रहे हैं कि अपने पावर को ग्रीड करने के लिए वो
क्या किए, ये सब मूवमेंट में भाग लिए, और वो एक तरह से सोचिए तो जो लड़ाई किए क्वेस्ट फॉर पावर एंड मटेरियल बेनिफिट, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यही लाइन है कि द लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, दिस स्कूल मतलब एक कैम्ब्रिज अप्रोच वाले जो थे, वो बोल रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेट किए हमारे नेशनल मूवमेंट में, वो लोग क्या थे, वो लोग इंस्पायर्ड थे पावर के लिए और मटेरियल बेनिफिट, कि हमको पावर मिलेगा, राजगद्दी मिलेगी, हमें ये सब सुविधा मिलेगा। दिस अप्रोच हैज़ बिन क्रिटिसाइज भाई, हालांकि बहुत सारे जो हैं वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस तरह से नहीं पढ़ना। आपको पूछा कैम्ब्रिज अप्रोच क्या है, तो इसमें आपको जस्ट इतना बताना है कि कैम्ब्रिज स्कूल वाला जो अप्रोच था उसमें ये बोला गया कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू या जितने भी नेता थे, जितने भी नेशनल मूवमेंट में, तो वो अपने अपने बेनिफिट के लिए काम किया, अपने पावर दिखाने के लिए, पावर लेने के लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए, ऐसा उसमें इस अप्रोच में लिखा गया। उसके बाद आता है एक लिबरल और नियो लिबरल, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, ये दोनों लास्ट है, इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। तो लिबरल वाले और नियो लिबरल, इसके बारे में बोला गया ना कि ये जो था, ये बोला कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ना ऑफ द कॉलोनीज वाज नॉट बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन। अब बोल रहा है इसमें कि लो, उन्होंने आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया इंडिया में आके, उन्होंने तो रेलवे बिछाया, ये देखो ना कितना बढ़िया से लिख रहा है कि लेइंग ऑफ रेलवे इन इंडिया, उन्होंने तो अपना विकास नहीं किया अपने देश में, वो तो आपके देश में विकास कर रहे थे। न्यू इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप जो किए, यदि वही करते अपने जगह पे करते तो उनको फ़ायदा होता। जो यहाँ लाइन बिछाए उससे ज़्यादा तो अपनी इंडस्ट्री वगैरह न्यू सेटअप करते कहाँ, ब्रिटेन में, कहाँ किए, उसमें डिले हुआ उनका, वो इधर फंस गए, रेलवे लाइन आपके बिछाने में कर, तो आपके लिए काम किए। तो ये जो है मतलब ये बता रहा है, ये एक तरह से समझो तो कॉलोनियल का भतीजा है ना, कॉलोनियल वाले लोग का ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता असर है, ये उन्हीं की बड़ाई कर रहा है, उनके फेवर में बोल रहा है, ठीक है। और ऐसे प्रोपोनेंट ऑफ दिस स्कूल, ये देख लो अंग्रेजी है ना, देख लो कोई इंडियन है, यही है, अंग्रेज है या नहीं तो हॉपकिंस वगैरह, केन्स वगैरह, मतलब इंडियन लोग, इन लोग नहीं हैं जो ऐसा बोल सकते हैं। हम लोग तो जानते हैं वो लोग अपने बेनिफिट के लिए, ये रेलवे हमें क्यों बिछाएंगे, उनको तो कच्चा माल ले जाना था रेलवे लाइन, कि यहाँ चलो कोयला है, ये है, यहाँ से निकाल के किसी तरह गुजरात और मुंबई का पोर्ट तक ले जाओ, वहाँ से फिर पानी वाले जहाज से माल ढोल के हम ले चल जाएंगे यूरोप में, ठीक है। तो ये तो कच्चा माल है, इधर उधर से जहाँ से पोर्ट पे लाना वहाँ तक रेलवे लाइन बिछा दिया, और उनको क्या मतलब था कि कॉमन मास आपस में मिले और अपना नानी घर और मामा घर जाए, उसके लिए थोड़ी बिछाए थे। वो लोग अपना रॉ मटेरियल जस्ट अपने फैक्ट्री जो लोकल या जो ब्रिटेन ले जाने के लिए जो शिप वगैरह पोर्ट थे वहाँ तक ले जाने के लिए किसी तरह बंगाल प्रेसिडेंसी और चेन्नई प्रेसिडेंसी और बंगाल ये मुंबई प्रेसिडेंसी और ये बंगाल प्रेसिडेंसी, बस ये उनका मेन मकसद था कि किसी तरह रॉ मटेरियल इधर यदि कुछ है कच्चा माल यहाँ से लेके बे बंगाल हुगली से ले जाके किसी तरह क्या करो उसको यूरोप में पहुँचाओ, उनका मेन मकसद ये था। लेकिन देखो ये लोग बोल रहा है कि नहीं, उनका इंडस्ट्री डिले हुआ वहाँ पे क्योंकि वो लोग लाइन बिछा रहे थे यहाँ पे, ये लिबरल नियो लिबरल वाले थे। एक लास्ट में बचता है आपका फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट में क्या किया गया है, वोमेंस मूवमेंट पर फोकस किया गया है। फेमिनिस्ट मतलब आप जान रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट के बारे में इन पर थोड़ा चर्चा की, इस पर मेन फोकस रहा है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है ना। शिफ्ट इन टर्म ऑफ राइटिंग वोमेन हिस्ट्री बिगिन विथ वोमेंस मूवमेंट, ये 1970 से स्टार्ट हुआ। तो जस्ट इसमें इतना ही रखना है और इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने का नहीं है। एक आप एक तरह से देख लो तो इसमें आपका जो क्या नाम है ये देखो वोमेन क्वेश्चन इन इंडिया है ना, द कॉलोनियल पीरियड 2 वर्क्स बेस्ड ऑन वोमेन्स क्वेश्चन, हाई कास्ट हिंदू वोमेन, पंडिता रामाबाई, मदर इंडिया 1927 बाई कैथरीन मायो, अटैच इंटरनेशनल अटेंशन। ये सब जो आर्टिकल आए थे ये सबसे इंस्पायर्ड होके जो
कुछ लोग लिखे हैं वुमेन फोकस, तो उसी को फेमिनिस्ट अप्रोच बोला गया। और ये आपका समरी है कॉलोनियल वाला, ये आप एक बार देख लीजिएगा अपने बुक्स में। इतना ही है आपके लिए आज। उसके बाद अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे। अगला चैप्टर एक्चुअली बड़ा है, तीसरा चैप्टर से जो है ना एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो पाएगा आपका, तो उसको देखेंगे हम, पार्ट बाई पार्ट करेंगे आपकी सुविधा के लिए। ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है, धीरे धीरे आप पढ़ो, समझ के पढ़ो, उसका रिवीजन आप करते रहना, ठीक है। चलो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।